हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड CSR नेट के अंदर पूछे हुए क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है CSR नेट 2011 का पार्ट सी का क्वेश्चन है। कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको इसने डेरिवेटिव दे करके आपको मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, वो भी डिस्कस करेंगे कि आपको जब मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हो तो आप कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हो जनरल फॉर्म में। तो आपका क्वेश्चन इसने पूछा है कि द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए ये दे रखी है, हैज़ ए रिपीटेड आइगन वैल्यू लैम्डा 1, और इसके लिए जो ए मैट्रिक्स दे रखी है उसी के लिए पूछ रखा है कि उसके पास एक ही लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा। फिर ये बात कर रहा है कि इसका जनरल सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्म का बनेगा और उसके अंदर x1 x2 ये होंगे। और ये पूछा कि ये दोनों जो सॉल्यूशन है वो आपके लीनियर इंडिपेंडेंट है। ये तो दिख ही रहा है कि x1 और x2 तो लीनियर इंडिपेंडेंट है ही, क्योंकि ये 1 - 1 आ रहा है, इसमें t की एंट्री होगी। ठीक है, तो ये तो थर्ड डी ऑप्शन तो इसमें आएगा ही। अब आप फर्स्ट ऑप्शन जस्ट लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशंस का यहाँ पे बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो यहाँ से तो ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन दिख रहा है कि आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए दे रखी है, उसके पास रिपीटेड आइगन वैल्यू लैम्डा 1 है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉलम्स हम देख सकते हो 3 - 2 1 आएगा, 2 - 1 1 आएगा। जब मैट्रिक्स के अंदर कोई भी या कॉलम का सभी कॉलम्स का सम किसी के इक्वल आ रहा है या सभी रोज का सम एक कांस्टेंट के इक्वल आए तो वो कांस्टेंट आइगन वैल्यू बनता है। तो यहाँ पे 1 आइगन वैल्यू तो बनेगी, लेकिन कन्फर्म हमें ये करना है कि दूसरी आइगन वैल्यू भी 1 होगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो 3 - 1 2 इसका ट्रेस है। अगर एक आइगन वैल्यू 1 होगी तो आपको पता है 1 के साथ कौन ऐड हो कि वो 2 बन जाए, वो होगा 1। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन भी बिना पेन उठाए आपका सही हो गया जस्ट लीनियर अलजेब्रा से। देयर इज ओनली 1 लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर x1 ये होगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, कि आपका जस्ट यही आइगन वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है आपका। ठीक है, तो अब आप अगर चेक करें लीनियर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को कि आप अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं। और आपको पता तो चल गया कि जो लैम्डा 1 है आपका वो एक ही आइगन वैल्यू है, तो उसके कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, a - λI x = 0 यहाँ से निकलता है। अब लैम्डा आपका 1 है तो a - I ही हो जाएगा। तो a - I जब आप करोगे तो आपको मैट्रिक्स मिलेगी स्टूडेंट्स, वो आपको मिलेगी 3 - 1 2, 2 पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, -2 और -2। ठीक है जी। फिर आपका x को मैं लिख रहा हूँ 2 वेरिएबल के अंदर है, तो x1 x2 = 0। ये 0 0 मैट्रिक्स फॉर्म में, तो मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिखेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो कि दोनों क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो एक ही आप ले सकते हो। तो मैं फर्स्ट वन ले सकता हूँ कि 2x1 + 2x2 = 0, क्योंकि जो ये है वो भी यही बनने वाली है, तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। 2 को मैं हटा सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे को इतना मिल गया कि जो आपका x1 और x2 है वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इक्वल एंड अपोजिट ही दिया हुआ है, तो ये ही आइगन वेक्टर होगा किसके कोरस्पोंडिंग 1 के। ये हमने निकाल लिया। तो हमारी यहाँ से ये भी देख सकते हो कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी आएगी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, n - रैंक ऑफ a अगर लेम्डा की बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पे -λI आ जाता है। यहाँ पे 1 है तो हम 1 की बात कर रहे हैं, ये 1 आ गया। a - I का रैंक क्या है यहाँ से चेक कर सकते हो, ये क्या है, इसका रैंक क्या है, 1 ही है, इसका रैंक 1 है। n की वैल्यू 2 है, 2 - 1 ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है 1। ये छोटी है ना अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 कितनी है 2। तो यहाँ से डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो इसके जो आइगन वेक्टर है वो एक ही मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका अकॉर्डिंग टू लीनियर अलजेब्रा, इसमें कोई ओडी का हमने यूज़ नहीं किया अभी तक। फिर आप थर्ड ऑप्शन के लिए थोड़ा सा वर्क आपको करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि जब आपको इस फॉर्म में जब आपको सिस्टम दिया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है dx/t, और जो x है वो आपका x1 xt है। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ कि जी x ये आपको इस फॉर्म में है कि dx/dt
dy x1 एंड x2, हाँ 2 ये लिए हुए हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसने। ए आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है 3 2 -2 -1 और x जो है वो आपका x1 x2 है। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो आपको मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कीजिए आप इसकी 3x1 और ये 2x2, यहाँ से -2x1 और -x2। ठीक है जी, ये आपकी 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, ये भी आपकी 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, जब आपके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो सिस्टम बन गया dx1/dt इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 dx2/dt इज इक्वल टू आपको ये मिल गया जी -2x1 -x2। ये आपका जनरल फॉर्म हो गई सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, जब आपको मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा हो। ठीक है, इससे आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैट्रिक्स फॉर्म से आप ऐसे इसको कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करना है, इसकी बजाय हम उसको आइगन वैल्यू मेथड से सोल्व नहीं करेंगे, जनरल मेथड से ही हम सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये मैं इक्वेशंस लिख लेता हूँ इधर कि जी आपका x1 डैश इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 और ये आपका x2 डैश, मैं वो dx/dt को डैश की फॉर्म में लिख रहा हूँ, और -2x1 -x2। ठीक है जी, अब इनको हम सोल्व आउट कर लेते हैं और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने बताया था वहाँ पे कि जो भी dx/dt है या d/dt है जो भी, उसको हम क्या करते हैं d पुट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो ये dx1/dt है, तो मैं d/dt को d पुट करूँगा, तो ये आपकी इक्वेशन जो कन्वर्ट होगी वो आपको इस तरह से मिलेगी कि जी d -3x1, वो 2 इधर ले क्या हो गए -2x2 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बनेगी जी आपकी d, वो -x2 इसके साथ आएगा, बाहर x2 निकालूंगा तो ये आपका d + 1 x2 बाहर निकल जाएगा, फिर आपका 2x1 इधर आएगा तो 2x प्लस हो के 1 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है जी, फिर मैंने आपको बताया था कि सोल्व करने का मेथड क्या रहेगा, कोई भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना है, तो आप जो मर्ज़ी आपकी पहले किसको भी कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, पहले x2 को नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो x2 को नेगलेक्ट करने के लिए आपको इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करनी रहेगी और यहाँ पे d+1 ऑपरेट करवाना है। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, ये यहाँ प्लस में है, सेम चीज़ आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2, ये d+1 ऑपरेट कराने के बाद ये माइनस में। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड को आफ्टर मल्टीप्लाइंग। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये आपको क्या देगा स्टूडेंट्स, विच इम्प्लाइज दैट ये आपको मिलेगा, ये निकल गया, यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई ऑपरेट करवाओगे तो ये मिलेगा d² -3d और ये प्लस d -2d। ठीक है जी, फिर ये आया -3 और किस में आ रहा है, x1 में। ठीक है, और फिर मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड किया तो ये 4x1 इज इक्वल टू 0। अब आप ये पूरी इक्वेशन सोल्व होने जा रही है x1 में। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन जो मिलेगी x1 के लिए 2d² -2d + 1 x1 इज इक्वल टू 0, d माइनस, अब इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, d - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स किसमें, जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में किया था कि जब आपके दोनों रिपीटिंग रूट्स आ जाएं एक्सिलरी इक्वेशन के, तो यहाँ से हमने सोल्व की थी x1 के लिए। तो यहाँ से जो आपका x1 मिल गया हमें, वो क्या मिला, c1
प्लस C2T, जितनी बार रिपीट किया उससे कम एक पावर आती है, और जो रिपीट होता है वो e की पावर में चला जाता है, तो 1 था। तो ये आपको स्टूडेंट्स क्या मिल गया, x1 तो आपको मिल गया। ठीक है जी। फिर अब हमें निकालना रह गया x2। ये x1 हम लिख लेते हैं, ये x1 रह गया। अब x1 को कौन सी इक्वेशन में मैं पुट करूं कि मेरे को x2 मिल जाए, तो इसमें तो अगर मैंने x1 पुट किया तो इसको फिर से सोल्व करना पड़ेगा, तो हम यहाँ कर लेते हैं ताकि आपको जस्ट x1 के ऊपर ही डेरिवेटिव करना इजी रहेगा। डेरिवेटिव में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा कि जी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, इसको a इसको b नाम दे दो आप। तो फ्रॉम a आपको मिलेगा 2x2 इज इक्वल टू x1 डैश माइनस 3x1। आप यहाँ ये पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर t प्लस c2t e की पावर t। फिर आप माइनस 3x1 करोगे तो माइनस 3x1 ये है, c1 e की पावर t माइनस 3 c2t e की पावर t, ये आएगा। ठीक है, यहाँ से c1 ये रहा तो माइनस 2 c1 e की पावर t, इन दोनों ये 3 रह गए c2, तो आप c2 बाहर निकालो और e की पावर t भी बाहर निकालेंगे तो 1t माइनस 3t। तो t में से माइनस 3t जाएगा तो ये इसको सोल्व करके आपको मिलेगा जी 1 माइनस 2t, ये आ गया। तो अगर 2 को मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दूँ, ये जो मल्टीप्लाई में है वो आपका x2 यहाँ इस 2 को कैंसिल कर देगा, इसके अंदर जाएगा तो 1/2 और ये हो गया। ठीक है, ये आपको x2 मिल गया, ये आपको x1 मिल गया। अब x के बारे में पूछ रहा है कि जो आपका x होगा जनरल सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, जहाँ पे x1 और x2 आपके इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो जो x होता है आपका वो क्या रहेगा, x1 x2, तो ये x1 x2 मेरे को मिल गए, तो x1 की जगह मैं लिखूँगा c1, ये आपको मिल गया जी c1 e की पावर t प्लस c2t की पावर t। ठीक है, और ये x2 जो आया वो आपका मिल गया माइनस c1 e की पावर t प्लस c2 1/2 माइनस t e की पावर t। अब मेरे को लिखना है इस फॉर्म में जो इसने दिया हुआ है ax1 bx2 e की पावर t। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो आपका x है इसको मैं इन दोनों की फॉर्म में c1 के केसेस में ये दोनों उठा लेते हैं हम, e की पावर t भी बाहर निकाल देंगे 1 माइनस 1 e की पावर t। इसी चीज़ को ऐसे हम लिख सकते हैं c1 के लिए मैट्रिक्स फॉर्म में, प्लस c2 और इधर से राइट हैंड साइड से e की पावर t कॉमन निकालूँ तो आपको ये t रहेगा, इसमें c2t बाहर चले जाएगा, इधर भी c2t e की पावर t बाहर चला जाएगा, तो ये अंदर बच गया जी आपका t और 1/2 माइनस t। तो आप देख सकते हो अगर आप c1 c2 को a और b से रिप्लेस कर दो तो वो कोई कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं डालेंगे इधर, तो वो तो एक ही बात है। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो इसी फॉर्म में मिलेगा, ये आपको इसमें सोल्व आउट करके देखना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन को मिक्स करके आपको क्वेश्चन दिया हुआ था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करने रहते हैं, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हो तो पहले आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आइगन वैल्यू के मेथड से अगर आप निकालोगे तो थोड़ा हार्ड रहेगा, इससे इजी रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि लेट y आपको सेटिस्फाई dy/dt इज इक्वल टू a/, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का सिस्टम दिया हुआ है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, जहाँ पे y1 और y2 क्या है, दोनों के दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिए हुए हैं, और ये आपको एक कंडीशन दी हुई है y0 इज इक्वल टू 0 1। इसका मीनिंग क्या है कि जी y0 यहाँ पुट करोगे तो y1 0 y2 0, तो इसका मीनिंग ये है कि जो आपका y1 0 है
वो क्या है 0 है, और जो आपका y2 0 है वो क्या है 1 है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन वे कंडीशंस इस तरह से देखते हैं। वेयर ए इज 2x2 कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज सेटिस्फाई। एक ये जो ए है आपकी, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे दी हुई है वो इन्होंने बताया कि जी ट्रेस उसका 0 है और डिटर्मिनेंट उसका पॉजिटिव है। ठीक है, देन y1 एंड y2 बोथ आर। अब इनके जो सॉल्यूशन निकलेंगे उनके बारे में इसने पूछा हुआ है कि वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होंगे, इंक्रीजिंग होंगे, या ओसिलेटिंग फंक्शंस फॉर t, या कांस्टेंट रहने वाले। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम देखें यहाँ पे जो a के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज चेक कर लेते हैं, वहाँ से हमें थोड़ा आइडिया आ जाता है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो किस तरह का बिहेव करने वाला है। वरना आप एक एग्जांपल लेके भी इस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हम करते हैं, अगर इसका क्रेशी पोलोमियल की बात करें तो वो लिखा जाता है कि सेकंड ऑर्डर में x² माइनस ट्रेस ऑफ a x प्लस a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये होता है। अब इसने बोला है कि ये तो है 0 और ये है पॉजिटिव। ठीक है, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है तो कोई कांस्टेंट होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। तो जो आपका करेक्टरिस्टिक पोलोमियल मिलेगा इसका, वो आपको मिलने वाला है x² प्लस समथिंग लेमडा, आपका क्या है अल्फ़ा स्क्वायर ले लेता हूँ क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है, तो मैं अल्फ़ा स्क्वायर मान लेता हूँ जहाँ पे अल्फ़ा नॉन ज़ीरो है क्योंकि इसने पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ से आप देखोगे कि जो x आपको मिलेगा वो प्लस माइनस अल्फ़ा आयोटा, मीन्स इसके जो रूट आने वाले हैं वो डिफरेंट आने वाले हैं। ठीक है, दोनों की दोनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आएगी। और आपको पता है कि जब प्योरली इमेजिनरी होगी आइगन वैल्यू आपकी, तो आपका जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा x, वो आपको पता है c1 e की पावर लैम्डा 1 उस फॉर्म में आएगा, लेकिन यहाँ प्योरली इमेजिनरी है तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा स्टूडेंट्स, हमने बात की थी वो c1 कोस बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा है क्योंकि हम वहाँ पे अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा लेते हैं इसलिए वो करते हैं, तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा लिया हुआ था तो अल्फ़ा आयोटा, तो अल्फ़ा टी प्लस c2 साइन अल्फ़ा टी, इस फॉर्म में आपका बनेगा जो इसके लिए सॉल्यूशन आएगा। इसका जनरल सॉल्यूशन आपका मिलेगा गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर ये सॉल्यूशन आएगा x, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पहले में ऑप्शन में बोल रहा है कि मोनोटोनिकली डिक्रीज 40, आपका ये जो सॉल्यूशन आएगा वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। क्या गारंटी है? आपको पता है साइन और कोस क्या होते हैं, डिक्रीज इंक्रीज ऐसे ओसिलेटिंग टाइप में होते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन नेगलेक्ट इंक्रीजिंग वाला, नेगलेक्ट ओसिलेटिंग वाला, ठीक है, ओसिलेटिंग वाला ठीक हो गया, कांस्टेंट वाला भी रॉन्ग हो गया। या आप इसको एग्जांपल से भी देख सकते हो, ये तो रह गया बिल्कुल मैट्रिक्स की मेथड से आपने इसको सोल्व आउट किया। अब अगर आप बात करो जस्ट एक एग्जांपल लेके हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को नेगलेक्ट करेंगे। तो मैं ए मैट्रिक्स को आप ये ले लो कि उसका ट्रेस 0 हो जाए और जी उसका डिटर्मिनेंट आ जाए पॉजिटिव। तो यहाँ से देख सकते हो इसका ट्रेस 0 है और इसका डिटर्मिनेंट 0 माइनस 1 आएगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या है 1 है। तो यहाँ से इसका जो सिस्टम बनेगा y1t का, इसको लेकर के ये टेक मैंने ये माना है, एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मीन्स ऑप्शंस नेगलेक्ट करूँगा। तो ये मैट्रिक्स मैंने ली जो सेटिस्फाई कर रही थी कंडीशन को। तो यहाँ से जो y1 डैश आया मेरे को, वो अब मिला मेरे को y2, और जो y2 डैश है वो आपको मेरे को मिलेगा इधर ये माइनस y1। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो y, अगर मैं इसको यहाँ से 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर दूँ दोनों साइड, तो y 2 टाइम हो जाएगा, इसका एक बार हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो ये माइनस y2 हो जाएगा क्योंकि y1 डैश की वैल्यू क्या है y2, तो ये आ गया। तो y2 डैश प्लस y2, ये तो सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और होमोजीनियस। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकलेगा आपको पता है, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन में जो इसका सॉल्यूशन निकलेगा प्लस माइनस आयोटा निकलेगा। तो जो आपका y2 स्टूडेंट्स मिलेगा वो c1 कोस
टी प्लस सी टू साइन टी, तो वैसे ही था, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल लेके किया, जब आपने एग्जाम्पल लिया तो y2 आपका ये आया, y2 इसके डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव करोगे माइनस y1 के बराबर है ना, तो अगर इसका डेरिवेटिव करूँगा जब कोस और साइन का, वो भी आपका कोस और साइन की फॉर्म में ही आएगा। जब दोनों अलग अलग y1 और y2 दोनों ओसिलेटिंग आ रहे हैं तो जनरल सॉल्यूशन में ओसिलेटिंग ही बनेगा, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग गारंटी नहीं है। तो हमने इस एग्जांपल से हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, या जस्ट वो मैट्रिक्स वाला मेथड लगा के भी हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जी आपको मैट्रिक्स दी हुई है और y आपको इस तरह से दिया हुआ है कि 3 डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t। तो ये आपको सिस्टम दिया हुआ है, कंडीशन भी आपको दी हुई है। कंडीशन से देख के आप क्या लिख सकते हो, y0 जो लिखा हुआ है मीन्स y10, y20, y30। y10 क्या है 1, y20 भी क्या है 1, y30 भी क्या है 1। इस कंडीशन से देख के हमने ये लिख लिया, ठीक है जी। फिर बोल रहा है कि y1 y2 इनको बताओ। तो आपको जो dy/dt इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है कि जी dy1/t, dy2/t और dy3/dt ये है, ठीक है। और a आपको दी हुई है 0 1 0 0 0 1 0 0 0, और ये आपका y1 y2 y3 ये सिस्टम हो गया, ठीक है जी। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो y1 डैश आएगा वो y2 के बराबर आएगा, इससे जो y2 डैश आएगा आपका, क्योंकि इक्वल कर देंगे इसको सोल्व आउट करके, तो वो आपका मिलेगा y3, और जो आपका y3 आएगा वो तो 0 मिलेगा, ठीक है। तो y3 0 आ गया, तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया, इसको सोल्व आउट करो, y3 को कर सकते हो। जो y3 है जी आपका वो कांस्टेंट आएगा, कंडीशन दी हुई है y3 0 पे क्या है 1 है, तो यहाँ से ये इम्प्लाई कर देगा जो c है वो आपका 1 आएगा, और ये इम्प्लाई कर देगा जी y3 आपका 1 है। तो देखिए कहाँ है y3 1, तो ये थर्ड ऑप्शन गया नेगलेक्ट। इन दोनों में 1 है तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। तो y3 को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, y3 को इधर पुट करें तो आपको क्या मिलेगा, y2 डैश इज इक्वल टू y3 को मैं कर रहा हूँ 1। फिर अब इसको सोल्व आउट कर सकते हैं कि y2 डैश इज इक्वल टू 1, इसको सब सोल्व आउट करोगे तो ये मिलेगा जी y2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन करोगे तो x प्लस सी मिलेगा। फिर कंडीशन दी हुई है कि y2 0 पे क्या है, y2 0 पे 1 है। ये आपको बताएगा कि जब आप y2 0 1 करोगे तो c जो है यहाँ पे वो 1 आ जाएगा, मीन्स जो आपका y2 है, ये x ले रहा हूँ, सॉरी t था ये, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t लिया हुआ है। तो y2 आपका c1 पुट करोगे तो वो आएगा 1 प्लस t। तो y1 आपका क्या है 1 प्लस t, ये y2, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये करेक्ट हो गया पहले तो, क्योंकि y3 भी मिल गया, y2 भी मिल गया। अभी करेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि y1 की अभी गारंटी नहीं, क्या पता ये आए ना आए, ठीक है। चलिए जी, अब y2 आपको ये मिल गया तो आप यहाँ पुट कर दो, तो y1 डैश इज इक्वल टू 1 प्लस टी, बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये y1, ये आएगा t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c कांस्टेंट। फिर ये आप कंडीशन पुट करोगे क्योंकि y1 0 क्या है 1 है, तो वहाँ से फिर c1 0 निकल आएगा, ठीक है। तो y1 आपको क्या मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2। ये ऑप्शन तो पक्का क्लिक हो गया, 2 हमने नेगलेक्ट कर दिए। अब ये क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग ऑप्शन यही था, ये y1 नहीं, सॉरी y है आपका, y1 नहीं है क्योंकि y0, ठीक है जी। फोर्थ ऑप्शन है जी y इज इक्वल टू e की पावर t a y0, ये देखना है होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसने दिया हुआ है dy/dt इज इक्वल टू ay,
यहाँ से अगर y को सोल्व किया जाए तो ये निकल के आएगा जी आपका c e की पावर at ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सिलरी इक्वेशन इसके लिए क्या बनने वाली है, d माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो, तो e की पावर a और t आपका क्या है, इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट में ही लिखा जाता है, ठीक है, ये आ गया। फिर आपको पता है कि जो y0 है वो तो इसने वो दिया हुआ है y1 y2, तो y0 पुट करोगे तो वो c और ये 0 हो जाएगा, तो c आपका क्या मिल गया, y0, क्योंकि कंडीशन में आपको y0 पे कंडीशन दी हुई है वो आप पुट कर सकते हो, तो मैंने y0 इज इक्वल टू c लिख लिया, तो c आपका ये है, लेकिन इसने पुट नहीं किया हुआ, तो आप c जब इसमें रखोगे y0 तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि y इज इक्वल टू c की जगह आप y0 लिख सकते हो, और ये आएगा e की पावर at जो इसने पूछा हुआ है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल ईजी था, जस्ट आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना था, ये कंडीशन चेक करनी थी, ठीक है। ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।